गुप्त काल में जो महान इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अपनी पुस्तकें भी दी हैं। तो एक तरफ लिखना पुस्तक और एक तरफ लिखना लेखक। पहला लिखना पंचतंत्र, पुस्तक लिखनी है पंचतंत्र, लेखक विष्णु शर्मा। दूसरी लिखना कामासूत्र, कामासूत्र ये लिखिए वात्स्यायन, वात्स्यायन। एक तीसरी लिखना ऋतु संहार, ऋतु संहार, इसमें लिखना महाकवि कालिदास, कालिदास। इसके पहले भी कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हमने पढ़ाई, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। इसमें क्या है ऋतु संहार, इसमें पुस्तक में लिखना यह विश्व में कविता के ऊपर पहली किताब थी, यह विश्व में कविता के ऊपर पहली किताब थी, मतलब पोएम्स की ये पहली किताब थी विश्व में। अगली पुस्तक लिखना अमरकोश, अमरकोश, लेखक अमर सिन्हा, अमरकोश, लेखक अमर सिन्हा। फिर लिखना सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, ये किसने दिया? आर्यभट्ट ने, सूर्य सिद्धांत दिया आर्यभट्ट ने। अगला लिखिए फुयोकी, फुयोकी, एक चीनी यात्री आया था, ध्यान है? फायान आया था ना गुप्त काल में, उसने कौन सी किताब लिखी है? फुयोकी। अगली लिखिए ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत में लिखना ब्रह्म, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। अगली पुस्तक बीज गणित, बीज गणित, बीज गणित, बीज गणित लिखी भास्कराचार्य ने। किसने लिखी? बीज गणित, जिसे आप एलजेब्रा कहते हैं, x + 1y(x) का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये किसने दी है? भास्कराचार्य ने दी। अंतिम पुस्तक लिखिए मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। इसके लेखक है विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त इसके लेखक हैं। अगला पॉइंट लिखिए विशाखा दत्त। अगला पॉइंट आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा बहुत सी चीजों का आविष्कार किया गया, आर्यभट्ट के द्वारा बहुत सी चीजों का आविष्कार किया गया। हो गया पहला शून्य की खोज, शून्य की खोज। सेकंड पाई का मान। आर्यभट्ट के द्वारा बहुत सी चीजों का आविष्कार किया गया जिनमें शून्य की खोज इन्होंने करी। पहले गिनती कहाँ तक थी? 1 से 9 तक ही हुआ करती थी। शून्य इन्होंने दिया तो गिनती 9 से कहाँ तक पहुँच गई? असंख्य तक पहुँच गई, जहाँ तक आप लिख सकें। पहले नहीं देख, पहले थे तो, लेकिन अब इतिहास में नहीं वर्णन मिलता है। नहीं तो ये बताओ महाभारत में दुर्योधन के
100 भाई थे। अब गिनती कैसे करी होगी इनने कि 100 भाई, 12 महीने होते हैं, ठीक। तो पहले भी 12 महीने होते थे, नक्षत्र होते थे, एक राशियां होती हैं अपनी, एक किसी की मीन है, किसी की वृश्चिक है, किसी की कर्क राशि, ये भी होते थे। अब पहले कैसे बता दिया उन्होंने कि ग्रह कितने हैं, 9 है। सूर्य केंद्रित अवधारणा दे दी। अब सूर्य केंद्रित अवधारणा, जब तो टेलीस्कोप ही नहीं था, सूर्य केंद्रित अवधारणा बाद में किसने दी, केपलर ने इसको समझाया, कै के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से। लेकिन इनके समय में, आर्यभट्ट के समय में ना तो दूरबीन थी, लेकिन फिर भी ये नक्षत्रों के माध्यम से पता कर लेते थे कि कौन सा ग्रह कहाँ है, सूर्य कब किस राशि में प्रवेश करेगा, पृथ्वी, और मान के चलो ये पृथ्वी है, देख ये चंद्रमा है। अब ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा, या फिर सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य से कोई रोशनी आती है और वो टकराती किससे है, चंद्रमा से, तो क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण। जब कोई रोशनी ऐसे जाए उल्टी तरफ, ठीक, मतलब चंद्रमा यहाँ हो यहाँ ना हो, अभी यहाँ बीच में था पृथ्वी और सूर्य की, अब चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन है, पृथ्वी है। अब क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। इसकी अवधारणा पहले किसने दे दी, आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दे दिया है। बाद में 1600 ईस्वी में केपलर वगैरह ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए। मतलब जो अपने यहाँ की किताबें थी, जब अंग्रेज वगैरह आए तो वो यहाँ से ले गए और फिर उन्हीं किताबों का अध्ययन करके इन्होंने ये सिद्धांत दिए थे। तो जैसे महाभारत का अनुवाद आप पढ़ेंगे कि मुगल काल में फारसी भाषा में कर लिया, पूरी महाभारत जो लिखी गई थी भगवत गीता, उसका अनुवाद क्या में कर लिया, मुगलों ने फारसी भाषा में कर लिया, ताकि उसके ज्ञान को आत्मसात कर सके, ठीक। अगला लिखिए, शून्य की खोज हो गया, पाई का मान हो गया। तीसरा लिखिए सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, लिखिए चंद्र ग्रहण और पृथ्वी का घूर्णन। सूर्य ग्रहण की इन्होंने खोज करी, चंद्र ग्रहण के बारे में इन्होंने बताया और पृथ्वी के घूर्णन के बारे में कि पृथ्वी घूमती भी है, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य केंद्रित अवधारणा भी प्रस्तुत की गई थी। कौन सी अवधारणा, सूर्य केंद्रित, आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य केंद्रित अवधारणा भी प्रस्तुत की गई थी, प्रस्तुत की गई थी। इस अवधारणा का मतलब, इस अवधारणा का मतलब सूर्य, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, हो गया। लेकिन इस अवधारणा का खंडन आगे चल के होता है। इन्होंने क्या कहा कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसका केंद्र क्या है, सूर्य है। लेकिन बाद में जब खोज होती है तो इसके लिए जो 9 ग्रह थे उनके लिए ये केंद्र है। ये 9 ग्रह ही इसका चक्कर लगाते थे। बाद में प्लूटो को गौण ग्रह कहकर इन्होंने हटा दिया। लेकिन अपने हिंदू धर्म में आज भी 9 ग्रहों की पूजा होती है। एक नक्षत्र यही कहलाते हैं 9 ग्रह। वैसे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भले ही इसे हटा दें, लेकिन अपने हिंदू धर्म में से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि पूजा ही जब 9 ग्रहों की होती है, नक्षत्र से ही अपना सब कुछ देखा जाता है।
इनके लिए ये अवधारणा फिक्स बैठती थी कि ये 9 ग्रहों के लिए सूर्य केंद्रित है, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए। अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है सूर्य, सबसे बड़ा तारा है सूर्य, और ये इन 9 ग्रहों में सबसे पास है। ऐसे अरबों खरबों सूर्य हैं। जो आपको तारे दिखते हैं रात में, वो ऐसे नहीं है कि यहाँ से 2-3 लाख किलोमीटर दूर हैं। सबसे पास में कौन सा है? सूर्य। 15 करोड़ 99 लाख किलोमीटर दूर है, मतलब कम से कम 16 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है ये। अंदाजा लगाइए कि वहां से रोशनी कितने समय में आ जाती है? 500 सेकेंड या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड में। अब 16 लाख करोड़ किलोमीटर को आप डिवाइड कर लीजिए 500 सेकेंड से, आपको स्पीड पता चल जाएगी कि लाइट की कितनी है। यहाँ स्विच लगा दो और छतरपुर में बल्ब लगा दो, यदि यहाँ स्विच दबाओगे और वहाँ बल्ब जल जाए, तो यही तो प्रकाश है, लाइट का सोर्स यही है। सूर्य भी 500 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुँच जाता है। ये सबसे पास में है तारा। सभी जो तारे हैं वो भी अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, लेकिन क्या है, ये सबसे पास में है, इसलिए इसकी रोशनी हमें दिखाई देती है। बाकी जो रात में तारे दिखाई देते हैं वो इसी के प्रकाश से, चंद्रमा दिखाई देता है, इसी के प्रकाश में वो छोटे छोटे तारे। अब तारे चमकते हैं क्यों? क्योंकि उनमें अपना खुद का प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सूर्य की जब रोशनी इस पे जाती है तब हमें ये दिखाई देता है। ठीक, इतना समझ में आया? इन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा दी जो बाद में खंडित हो जाती है। खंडित कब होती है? जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। हेडिंग डालिए उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल उत्तर गुप्त काल, इसमें लिखना समय काल 550 ईस्वी से 647 ईस्वी। उत्तर गुप्त काल 550 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। मतलब ये समय कितना रहा? 97 साल के, लगभग 100 वर्ष का ये काल रहा। इसमें लिखिए संस्थापक वंश, लिख लीजिए वर्धन वंश, नीचे वर्धन वंश। उत्तर गुप्त काल में पहला वंश कौन हुआ? वर्धन वंश। शासक लिखिए पुष्यभूति। वर्धन वंश हुआ और शासक हुआ पुष्यभूति। हाँ, पुष्यभूति इसका संस्थापक या शासक हुआ पहला। इसमें लिखिए वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर, करनाल, हरियाणा। राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। वर्तमान में कहाँ आती है? करनाल में, और ये है कहाँ? हरियाणा राज्य में। हो गया। अगला पॉइंट, इस वंश में हमें 3 और शासकों के नाम प्राप्त हुए हैं। पहला लिखिए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। दूसरा लिखिए राज्यवर्धन। पहला प्रभाकर,
प्रभाकर। दूसरा राज्यवर्धन। तीसरा लिखना महत्वपूर्ण हर्षवर्धन। हो गया प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण रहा हर्षवर्धन। इसी से बार बार प्रश्न पूछे जाते। हेडिंग डालिए हर्षवर्धन। समय काल लिखिए 606 से 647। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। 647 ईस्वी तक हो गया। हर्षवर्धन के काल को हर्षवर्धन के काल को हर्षवर्धन के काल को हर्ष काल के नाम से जाना जाता है। हर्ष काल कहने का मतलब क्या है? इसके समय में सभी लोग शांति से सुखमय जीवन जीते रहे। ठीक, 606 ईस्वी से इसने शासन किया 647 ईस्वी तक। इसके काल को हर्ष काल के नाम से भी जाना गया। अगला लिखिए, इसको शिलादित्य के नाम से जाना गया। इसको शिलादित्य के नाम से जाना गया। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से उज्जैन को बनाई। कहाँ बनाई? थानेश्वर से उज्जैन। भाई इसका संस्थापक पुष्यभूति था वर्धन वंश का। इसने थानेश्वर को राजधानी बनाया, लेकिन जब हर्ष का काल आया तो इसने अपनी राजधानी चेंज कर ली और राजधानी उज्जैन को इसने बना लिया। उज्जैन को राजधानी बनाया। हो गया। इसके द्वारा कन्नौज और मगध को जीता गया था। इसके द्वारा कन्नौज और मगध को जीता गया था। इसके द्वारा हर्षवर्धन के द्वारा। हर्ष के द्वारा चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए। हर्ष के द्वारा चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए। हर्ष के द्वारा चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए। इसी के समय में चीनी यात्री कौन? ह्यून सांग। इसी के समय में चीनी यात्री ह्यून सांग भारत आया था। ये लिखा है ह्यून सांग। हाँ, पुस्तक लिखवा रहे सबर। ठीक, इसी के समय में कौन आया? चीनी यात्री था ह्यून सांग। पुस्तक में लिखिए यात्रियों का राजकुमार। एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया है, यात्रियों का राजकुमार कौन कहलाता है? कौन कहलाता है? ह्यून सांग, यात्रियों का राजकुमार। इसी के आगे लिखिए, इसकी पुस्तक का नाम CUE। इसकी पुस्तक का नाम CUE। अब ये चीनी था, इनकी पुस्तकें भी ऐसी हों।
अगला लिखिए, हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट एक महान इतिहासकार हुए। बाणभट्ट, अभी हमने पढ़ा था किसे? आर्यभट्ट को। आप कौन आए हैं? बाणभट्ट। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट एक महान इतिहासकार हुए। इनके द्वारा 2 किताबें लिखी गईं। इनके द्वारा 2 किताबें लिखी गईं। पहली लिखना कादम्बरी और दूसरी लिखना हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र। पहली कादम्बरी लिखी गई और दूसरी अपने राजा के नाम पर ही हर्ष चरित्र लिखी गई। अगला पॉइंट लिखना, हर्षवर्धन के द्वारा 3 नाटक भी लिखे गए। कभी तो रचनाएं लिखते ही थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? राजा ने खुद 3 नाटक लिख दिए। हर्षवर्धन के द्वारा 3 नाटक भी लिखे गए। पहला रत्नावली, रत्नावली, रत्नावली। दूसरा नागनंदा, नागनंदा। और तीसरा प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। 3 नाटक लिखे गए इनके द्वारा, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। अगला पॉइंट लिखिए, हर्षवर्धन के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का रखरखाव कराया गया था। हर्षवर्धन के द्वारा किस विश्वविद्यालय का बनवाया किसने था? अभी गुप्त काल में पढ़ा था, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा। पहला था चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और नालंदा बिहार में स्थित है। ठीक, पाकिस्तान में। देखो क्या लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय का रखरखाव भी करवाया गया, करवाया गया। करवाया गया। यह भगवान शिव का उपासक था। किसका उपासक? शिव जी का। कैसे सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन हो जाते हैं जल्दी? शिव जी। तो यह भगवान शिव का उपासक था और इसके द्वारा कुंभ मेलों का आयोजन कराया गया। हर्षवर्धन के पहले कोई भी कुंभ मेला आयोजित नहीं होता था। ये भगवान शिव का उपासक था और इसके द्वारा कुंभ मेले का आयोजन करवाया गया। आपको पता है कितनी जगह कुंभ मेला आयोजित होता है? 12 जगह? 12 साल में एक बार। 6 साल में भी होता? 6 साल में? अरे होता तो 3 साल में भी होती। प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार। हाँ, एक और कौन? याद करो जब तक हम 3 लिखते हैं। एक और याद करो जब तक हम 3 लिखते हैं। पहला हरि का द्वार, दूसरा प्रयाग का राज, तीसरा महाकाल की नगरी, चौथा नासिक महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश।
ये उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड। देखो जगह छोड़ देना क्योंकि इनके बगल में नदी भी लिखना है। पहले लिखिए उत्तराखंड और हरिद्वार, उत्तराखंड नदी लिखना गंगा नदी। गंगा नदी पर आयोजन होता है। प्रयागराज में संगम पर आयोजन होता है जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती। उज्जैन में क्षिप्रा नदी। नासिक में गोदावरी नदी पर महाकुंभ आयोजित होता है। यहाँ लिख लेना एमपी में 2028 में महाकुंभ का आयोजन होना है। कहाँ होना है? उज्जैन में। अभी कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। उज्जैन लिख गए चारों। ब्रैकेट में लिखना 2028 में होने जा रहा है। और ये सिंहस्थ कुंभ होता है जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। ठीक, सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करता है तब कौन कहाँ पर होता है? उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर। अब कहाँ होने वाला है? कब? 2028 में। इसके बाद लिखिए 4 साल बाद कुंभ 144 साल बाद महाकुंभ। अभी जो यूपी में कुंभ हुआ इसमें सबसे ज्यादा प्रचार क्या हुआ? 144 साल बाद ये कुंभ आया है। जो इसमें नहा लेगा वो अमर हो जाएगा। जब भगवान पहले ही कह गए हैं जिसने धरती पर अवतरण लिया है उसका मरना निश्चित है। अब चाहे वो संगम में नहाए और चाहे अमृत पान भी कर ले, जब रावण नहीं बचा तो अपन लोग क्या चाहिए? ठीक, इसी के नीचे लिखना भारत में 4 धाम। जब महाकुंभ लिख ही लिए हैं तो चारों धामों के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए। 4 धाम देखिए, बद्रीनाथ उत्तराखंड। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। दूसरा लिखिए, देखो एक मंदिर गुजरात में, इसको नाम पता है? सोमनाथ। एक मंदिर उड़ीसा में है, पुरी का जगन्नाथ। एक मंदिर तमिलनाडु में है, रामेश्वरम। दूसरा लिखिए द्वारका गुजरात। द्वारका धाम कहाँ है? गुजरात में। तीसरा लिखिए पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है इसमें लिखना उड़ीसा। अगला लिखिए रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये 3 को एक ब्रैकेट में बंद कर लेना, ऊपर के 3 को। ये भगवान किसके? विष्णु। और नीचे के भगवान शिव के। तो 3 मंदिर बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम किसके हैं? भगवान विष्णु के अवतार के लिए हैं। और जो लास्ट का है, जो रामेश्वरम है वो भगवान शिव के लिए है। जब भारत से भगवान कहाँ जा रहे थे? श्रीलंका जा रहे थे।
जब ये पुल बनाया था राम सेतु, उस समय भगवान से राम ने यहाँ शंकर जी का शिवलिंग बनाया था, उसकी पूजा की थी। ये वही रामेश्वरम है। ठीक, इसकी कहानी क्या है? तो जब रामायण देखना तो 2.5 दिन तक ये मनाते रहे भगवान राम, किसे? समुद्र को। जब नहीं माने तो उन्होंने अपने तरकस से तीर निकाला और एक ही बाण में उन्होंने मंत्र पढ़ा कि हम खाली कर देंगे। तो हाथ जोड़ के ये आ गए, बोले प्रभु हमें ना चुका दो। जब आपकी कंपनी में ऐसे ऐसे वर्कर हैं, चाहे जो गजू डाल रहे वो उतरान है, कहा फालतू में हमें सो कह रहे। नल और नील थे, पत्थर फेंकते थे। शुरुआत में क्या हुआ, बच्चे थे जब, तो ये ऋषि मुनि हुआ करते थे। अब ये बंदर थे, सबके सब क्या थे, बानर सेना। ऋषि मुनि ध्यान में है तो उनकी वो क्या होती है, कमंडल हो गया, उनके कपड़े वगैरह हो गए, नदी में फेंक देते थे। तो इन दोनों भाइयों को ऋषियों ने श्राप दे दिया कि अब तुम 4 जो फेंको वो सब तैरने लगेगा। वही बाद में काम आया कहाँ, राम सेतु बनाने के लिए। इसलिए जिसके साथ अच्छा होता है वो भी ठीक है, जिसके साथ बुरा होता है वो भी ठीक है। एक राजा की कहानी है, अब आज पूरी इतिहास ही चल जाए, अगले वेद में पढ़ा देंगे एमपी जी को। एक राजा हुए, उनकी गलती से क्या हुई, उंगली कट गई। उंगली कट जाती है तो कोई भी राजा नहीं बनता। अब ये पहले राजा बन गए थे तो ये राजा बने रहे, जंगल में शिकार करने गए, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया। अब उनकी चढ़नी थी बलि। कहानी ये थी कि राजा कोई काम कर रहा था, उस समय उसकी उंगली कट जाती है। वो मंत्री से कहता है कि हमारी उंगली कट गई है। तो मंत्री कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। और राजा गुस्सा के बोलता है हमारी उंगली कट गई है, तुम क्या कह रहे हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री बोलता है श्रीमान जो होता है सब अच्छे के लिए भी होता है, आप इसे आज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपको इसका एहसास हो जाएगा। ये जाते हैं शिकार खेलने जंगल में आदिवासी इन्हें पकड़ लेते हैं। जब बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है तो आदिवासी देख लेते हैं उसकी एक उंगली नहीं है। पर जब उंगली नहीं होती है तो बलि जब चढ़ाई जाती है तो पूरी चढ़ाई जाती है, आधी नहीं चढ़ाई जाती। फिर उसको छोड़ देते हैं। जब वो वापस आता है तो मंत्री जी का कहता है तुमने बचा लिया, तुम सही कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारी उंगली ना कटती तो यहाँ हमारी गर्दन ही कट जाती। ठीक ऐसे ही अपने यहाँ जितने मंदिर हैं, केवल एक मंदिर में ही तो पूजा होती है, मतंगेश्वर में। बाकी सबके सब मंदिर थोड़ी मोड़ी खंडित हो गए हैं। तो जब भगवान की पूजा नहीं होती है, थोड़ी सी अगर मूर्ति कट जाए तो फिर राजा की पूजा कैसे होती है। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगला पॉइंट लिखिए, ये 3 में लिख लिया था कि भगवान शिव के लिए है, भगवान विष्णु के और नीचे का भगवान शिव के लिए। इसमें लिखिए वर्धन वंश के खत्म होने के साथ, वर्धन वंश के खत्म होने के साथ भारत में तुर्कों का आगमन शुरू हो गया। वर्धन वंश के खत्म होने के साथ भारत में तुर्कों का आगमन शुरू हो गया। तुर्कों का आगमन शुरू हो गया, हर्ष वर्धन को अपने पूरे जीवन काल में, हर्षवर्धन को अपने पूरे जीवन काल में केवल एक युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। हर्षवर्धन को अपने पूरे जीवन काल में, लिख लो, हर्षवर्धन को अपने पूरे जीवन काल में केवल एक युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। बाकी इसके द्वारा लगभग 42 युद्ध लड़े गए, जिसमें ये 41 में विजयी रहा, केवल एक में ये हार गया। अब इतनी परसेंटेज तो आप निकाल नहीं सकते कि 42 में एक ही हारा है।
बाकी कितना मान रहा होगा युद्ध में, 41 वो जीतता रहा। हर्ष को अपने पूरे जीवन में एक ही बार हार का सामना करना पड़ा और इसे चाणक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया गया था और इसे पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया गया था। अगला और अंतिम पॉइंट लिखना, हर्ष के द्वारा स्कलोत्तर पथेश्वर की उपाधि धारण की गई थी। स्कलोत्तर पथेश्वर की उपाधि धारण की गई थी, जिसका अर्थ उत्तर भारत का ईश्वर। जिसका अर्थ क्या है? उत्तर भारत का ईश्वर। ये उत्तर भारत के भगवान के रूप में अपने आप को दिखा रहा था। उपाधि ली स्कलोत्तर पथेश्वर, उत्तर भारत का ईश्वर, उत्तर भारत का ईश्वर। ये थी आपकी आज की इतिहास की क्लास। एक अगली क्लास में हम आएंगे मैथ की लेंगे, मैथ के साथ साथ MPG के भी कवर कराएंगे। जिन बच्चों को ये लगता है जो YouTube पे देखते हैं कि ना तो डिजिटल बोर्ड है, एक ना उतनी फैसिलिटी है, तो आपको बता दें जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, सामने डिजिटल बोर्ड रखा है, यहाँ पढ़ा रहा है मास्टर, बुराई नहीं कर रहे हैं किसी की। यहाँ लैपटॉप में क्वेश्चन भी रखे रहता है और उसके आंसर भी रखे रहता है। ठीक, नहीं तो कोई भी मास्टर ऐसा नहीं है कि बिना नोटबुक के आपको पढ़ाते जाए। इतिहास है, लाइन बाय लाइन कोई नहीं पढ़ा सकता। और डिजिटल बोर्ड से अच्छा ये है, भले ही हम एक क्लास में 20 से 25 पॉइंट भी लिखवाएंगे वही, चाहे आप लूसेंट में देख लें या किसी भी किताब में देख लें, वो डिट्टो के डिट्टो वही पेपर में आए हुए हैं, वही पॉइंट मिलेंगे। अभी हमने लूसेंट का सिंधु घाटी सभ्यता भेजी, जिसने ये क्लास की होंगी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, वो सब देख सकता है कि हाँ ये सारे के सारे प्रश्न उसमें आए हुए हैं। कल मैथ के सर बोल रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि अपनी यूट्यूब पे जो क्लास चलती है उससे बच्चों को ऐसा लगे कि नहीं ये इससे अच्छा तो डिजिटल बोर्ड है। जो हम इतिहास पढ़ाते हैं वो आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लेना, कोई नहीं पढ़ाता, ना इतना डिटेल में जाता है। सीधे सीधे उन्हें तो 1 घंटे का टाइम पास करना है, 25 से 30 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन ही करवाएंगे, इससे ज़्यादा कोई करवाता ही नहीं है। मैथ के ले आओ तो मैथ के भी पेपर में आने हैं 30, तो 30 से 31 में नहीं करवाना है हमें। देख लेना, कोई भी क्लास चाहे कोर्स ले लो और चाहे वैसे यूट्यूब पे पढ़ लो, जितने क्वेश्चन आने हैं उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा करवा दे तो बताना, बुराई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कल सर ने हमसे कहा कि अपन इस बोर्ड पे पढ़ाते, हमने कहा पढ़ाते वही हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, ना तो यूट्यूब के जैसे ये बताते हैं कि 5 मिनट आए तो 3-4, जब आप PDF डाउनलोड करोगे 3-4 में तो उनका एडवर्टाइजमेंट ही होता है, 5 मिनट तो उनका यही चलता है। 50 मिनट की क्लास होगी तो 5 यही चला, बाद में 5 बचा, कितना 40 मिनट। देखते हो, आज जाके देखना इतनी सारी क्लासें लगी है, 5 मिनट पहले अपना एडवर्टीजमेंट करेंगे। आप ये कोर्स खरीदेंगे इतने का मिल जाएगा, इसके साथ ये फ्री है, और बाद में भी ये सब्सक्राइब करें वो सब्सक्राइब करें, ना तो हमें सब्सक्राइब करवाना। तो इतना कहते हैं, जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाते वो YouTube से देख ही सकते हैं। बाकी
लाखों वीडियो डली है यूट्यूब पे, हमारी पसंद नहीं आती तो कहीं और जाके देख सकता है। ठीक, आपका रीजनिंग का लेक्चर है, बुलाते हैं सर, पढ़िए। 7:30 के बाद थोड़ी अगर लेट होंगे तो उसके बाद हम